नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन। अब इससे पहले 1857 की क्रांति पढ़ी है, बीच में एक पुनर्जागरण वाला पार्ट रहा है, लेकिन पुनर्जागरण वाला आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। हालांकि इंपॉर्टेंट तो वो बहुत है, लेकिन क्योंकि अपन ने पुनर्जागरण से संबंधित मैंने शायद पहले किसी क्लास में पढ़ाया भी है, और लेकिन एक देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इन शॉर्ट रैपिड रिवीजन के रूप में आज अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इन शॉर्ट क्या है। आप इन शॉर्ट में पूरा समझ जाओगे और विस्तृत जो है आपने अध्ययन कर ही रखा होगा, बाकी आप कर भी रहे हो निरंतर। और वन लाइनर जो है वो 2 दिन में मार्केट में आ जाएगी, तो उसकी भी चिंता नहीं है। तो जो वन लाइनर से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ये अच्छी है एक तरीके से, क्यों जिनको लगता है कि फायदा पहुंचा सकती है और वो पढ़ सकते हैं, वो तो बिल्कुल निश्चित रूप से पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है क्या नहीं है, वो जीजीडी वन लाइनर जो है वो आप सभी जानते हैं कि उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं। गुणवत्ता सबसे पहले देखी जाती है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन जो है साथियों भारत का, वो यदि टाइम पीरियड देखा जाए तो 1885 से लगाकर और 1947 तक की अवधि वाला काल है। इसको 3 चरणों में बांटा गया है। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से ये शुरू माना जाता है। इसमें कांग्रेस की स्थापना यानी कि करने का उद्देश्य ये जो थी, वैसे देखा जाए तो ए.ओ. ह्यूम के दिमाग की उपज थी। क्योंकि उस समय यदि देखा जाए छुटपुट घटनाएं बहुत होती थी, क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत हो रही थी, हर जगह जो है क्रांतिकारी बन रहे थे, पनप रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार के लिए ये था साथियों कि इसे मतलब मान लीजिए कि एक घटना यहाँ हो रही है, एक वहां हो रही है, एक वहां हो रही है, तो इनको संभाल पाना एक चुनौती रहती थी। तो इनके दिमाग की उपज ये थी कि एक ऐसा संगठन बना दिया जाए जो घटना जो भी होगी वो उसके नेतृत्व में होगी, वहां से होगी। तो उसको मतलब काबू में कर पाना या वहां पे ध्यान दे पाना आसान हो जाएगा। और इसीलिए इस कांग्रेस के जो गठन था कांग्रेस का, इसे लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी कि ये जो है सेफ्टी वॉल है एक तरह का, कि ये जो ए.ओ. ह्यूम की दिमाग की उपज है, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल है। जितनी भी घटनाएं होगी वो यहां से होगी। अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल है कि यहां से बस इस पे नजर रखनी है। तो शुरू करते हैं अपन आज के इस टॉपिक को। देखो सबसे पहले अपन कांग्रेस के गठन से ही शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई साथियों 1885 ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी जो रणनीति पूरी बनाई है वो शिमला में बनाई है। क्यों, वहां पे कार्यरत थे। और आज टेलीग्राम पे एक प्रश्न भी डाला है, जो अपनी टेस्ट सीरीज का ही प्रश्न है कि हर्मिट ऑफ शिमला, यानी कि हिंदी में कहा जाए शिमला का सन्यासी किसे कहा गया है। अब बार बार बताया गया विद्यार्थियों को कि ये चीज है भैया। अब कई लोगों के दिमाग में ये शंका होती है कि ऐसे प्रश्न नहीं आते। क्यों, वो देखो विचारधारा तो अपनी बनाते कि ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन जब आते हैं ना, किसने सोचा था कि चेतक के भाई का नाम त्राटक का पूछा जाएगा। लेकिन अपन ने एक वीडियो में पहले ही बता रखा था, लेकिन उस समय विद्यार्थियों सोचते थे ये प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं ना। हर प्रश्न जब तक एग्जाम में बना नहीं है तब तक वो महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन एग्जाम में बन गया उसके बाद में वो महत्वपूर्ण है। तो जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप अपनी विचारधारा मत बनाओ कि ये नहीं आएगा ये आएगा, क्योंकि ये चीजें फिर एग्जाम में आपको इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे यदि साथियों इनको ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा गया है, हर्मिट ऑफ शिमला, जो आज प्रश्न डाला था ना वो यही है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, प्रथम अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का वो साथियों 28 दिसंबर 1885 को हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज अपने बंबई के अंदर। ठीक है, वहां पे हुआ बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, यहाँ संस्कृत और आप लिख लेना। ठीक है, संस्कृत कॉलेज के अंदर हुआ। 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया था, सदस्य थे 72। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे साथियों वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बिसेंट थी 1917 में। देखो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बिसेंट है, लेकिन एनी बिसेंट आयरिश महिला है। ठीक है ना, प्रथम भारतीय महिला। यहाँ पे साथियों मतलब बहुत चीजें चेंज होती है, एक एक शब्द पे प्रश्न बदलता है। प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू है, 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षा रही थी। ठीक है, ये चीजें देखो 1917 में एनी बिसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू है। और यदि मैं ये प्रश्न देखो
अब यही प्रश्न मैं घुमा कर देखो, यहाँ पे कई जने न उसमें एनी बेसेंट उत्तर होगा न सरोजिनी नायडू होगा। कांग्रेस के मंच से संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी, ये प्रश्न है। 2 सेकंड आपको सोचने का समय देता हूं, फिर मैं उत्तर बताऊंगा, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, अपलोड है, तो उत्तर बताऊंगा। आपके दिमाग में कितनी संक्रिया होती है। कांग्रेस के मंच से संबोधित करने वाली पहली महिला, इसका उत्तर है साथियों कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, देख लेना भले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न तो एनी बेसेंट था न सरोजिनी नायडू था, ये उत्तर आएगा, प्रश्न आएगा तो कई जने नहीं कर पाएंगे, क्यों, वो ज्यादातर इनमें रहते हैं। ठीक है ना, तो एक एक चीज को व्यवस्थित पढ़ना जरूरी होता है, क्यों, ये धीरे धीरे होगा। यदि कोई नए फ्रेशर्स है, वो सोचे कि हमें इतनी जानकारी कैसे होगी या कैसे पढ़े, समय के साथ में सब होता है। हमें भी कोई एकदम से इतनी जानकारी नहीं हुई कि कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला है कि एकदम से भैया आपको सब कुछ याद हो जाएगा, केवल ये प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। जितना अभ्यास करोगे, जितना आप भोग दोगे, जितना आप किताबों को समय दोगे, तो वही है कि आपका ज्ञान का दायरा बढ़ना है। स्थापना के समय वायसराय, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डफरिन, क्योंकि कई जनों को पता नहीं होता ये। तो लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। ठीक है, ये कांग्रेस से संबंधित तथ्य आ गए। अब बात करते हैं साथियों उग्रवाद, या उग्रवाद को ही क्या कहा गया है, नवराष्ट्रवाद। ये युग कहलाया आपके 1905 से 1919। मैंने आपको बताया 3 चरणों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बांटा जाता है। एक तो 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947। जो 1919 से 1947 तक का काल है वो गांधी युग भी कहलाता है, क्योंकि उसमें पूरी राजनीति, पूरी घटनाएं गांधी जी के आसपास घूमती है। और यानी ये समझ लो कि अपन को गांधी जी को पढ़ना है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपन पढ़ लेंगे उस दरमियान। ठीक है ना, और आज की इस क्लास में भी ज्यादातर फोकस वहां रहता है, क्योंकि एग्जामिनर का भी फोकस वहां रहता है। ठीक है, देखो उग्रवादी नेताओं में यदि बात की जाए साथियों, तो उग्रवादी नेताओं में अपन बचपन से पढ़ते आए हैं स्कूल में। मैंने तो बहुत स्कूल में इस पे बहुत ध्यान दिया, और मतलब अपनी जो उम्र है अभी भी, ठीक है ना, और अभी भी क्या लगभग ज्यादातर की पसंद जो है ना, ये क्रांतिकारी में उग्रवादी ज्यादा रहे भाई। ये पसंद अपनी आज तक रही नहीं किसी की भी, कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे करोगे, ये रही नहीं। वो अपारी सोच तो कह रहे कि वो एक थप्पड़ मारे हो ना, आपा 3-4 घुमा मारदा, आ सोच तो अपारी तो आ रहे कि भी मतलब होली बिगाड़दा, बिल्कुल नक्शो चेंज करदा कि एक थप्पड़ मारी। ज्यादातर की सोच ये रहती है, तो इसलिए उदारवादियों को कम पसंद किया जाता है और उग्रवादी नेताओं को ज्यादा पसंद किया जाता है। और अंग्रेज हिंसा करते थे, अंग्रेज गलत करते थे, तो अपन सहन क्यों करें, अपना देश है, निकालो सालों को बाहर, ये सोच रहती थी। ठीक है ना, तो देखो उग्रवादी नेताओं में त्रिमूर्ति कहलाए लाल, बाल और पाल। लाला जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें तो अशांति का जनक तक कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने, और विपिन चंद्र पाल। तो इनके इर्द गिर्द जो है ये मतलब बहुत ही प्रसिद्ध थे उस समय। ठीक है ना, लाल, बाल, पाल। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आपको। बंगाल विभाजन की तिथि सन पूछा जाता है स्पेशली, और उस समय वायसराय कौन थे ये पूछा जाता है। बंगाल विभाजन साथियों 1905 में हुआ, करजन उस समय वायसराय थे। ठीक है, इसकी घोषणा जो है वो 19 जुलाई 1905 को हुई, लेकिन ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905। देखो ये है गहराई। ठीक है ना, अब सामान्य तौर पे सभी को याद रहता है कि बंगाल विभाजन 1905 के अंदर हुआ है, लेकिन इसकी घोषणा और इसकी लागू करने की तिथि पूछी जाए तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यदि तिथि याद भी नहीं रहे तो महीनों का ध्यान जरूर रखना कि जुलाई में तो हुई है घोषणा और अक्टूबर में हुआ है लागू। ठीक है साथियों, बंगाल विभाजन का जो वास्तविक कारण था वो भारतीय राष्ट्रीयता का उभार था। उस समय भारतीय जो राष्ट्रवाद पनप रहा था वो चीज था इसका बंगाल विभाजन, इसका जो बंगाल विभाजन का कारण था। ठीक है, अब देखो साथियों बंगाल विभाजन से संबंधित है, बंगाल विभाजन है, ऐसा नहीं है कि और बीच में बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन अपन जो है इसमें की पॉइंट लेकर चल रहे हैं कि की पॉइंट के अनुसार अपन क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस समय रिवीजन की दृष्टि से अपन देख लें। ठीक है, तो बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया वो पूछा जाता है साथियों, तो ध्यान रखना 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911, और इसी समय राजधानी परिवर्तन भी हुआ था और कलकत्ता से बदलकर राजधानी को कर दिया था
दिल्ली, ठीक है ना। कांग्रेस का पहला विभाजन, अब बंगाल विभाजन के बाद आते हैं कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ सूरत अधिवेशन में 1907 के अंदर, ठीक है। लेकिन बाद में ये 1916 के अंदर यहाँ कांग्रेस विभाजन इसको रद्द कर दिया। ये तो हुआ था देखो नरमपंथी और गर्मपंथी, इसमें बदले थे, वही उग्रवादी और उदारवादी, नरम और गर्म, इसमें विभाजित हो गए थे। फिर बाद में यहाँ पे इनका वापस से क्या हो गया, मिलन हो गया 1916 में लखनऊ सम्मेलन के अंदर। एसी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। फिर आते हैं अपन महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन पे, ठीक है। इस दरमियान देखो क्रांतिकारी घटनाएं बहुत सारी हुई है, इससे पहले भी, और इस 1919 से 1947 वाले इसके अंदर भी होगी। लेकिन अब जो है महात्मा गांधी और इनके आसपास जो घटनाएं पढ़ेंगे अपन, तो वो भारतीय राष्ट्रवाद के अंदर ही अपने आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। तो गांधी जी का जन्म हुआ है साथियों 2 अक्टूबर 1869, सभी को पता है, पोरबंदर गुजरात के अंदर, ठीक है। इनके परिवार के लोग गंधक का कार्य करते थे, किताबों में ही पढ़ा है भाई, मेरे मन से नहीं है, ठीक है ना। गंधक का कार्य करते थे तो फिर गांधी कहलाए। जैसे कि नेहरू जी जो है नहर के पास में रहने के कारण उनके फिर वो नाम नेहरू पड़ गया। तो ये चीजें हैं जो कई किताबों में लिखी मिलती है, ठीक है। इनके पिता जो थे करमचंद, तो बचपन में हमें ज्यादातर ये पूछा जाता था कि कोई मेहमान वगैरह आता नहीं घरे, तो घर वाला मतलब यूं से कि बगारन वास्ते पूछ लेता कि इसको गांधी जी का नाम पूछो, पूरा नाम पूछो। पर वह पूछता, आपा कहता मोहनदास करमचंद गांधी, और मेहमान कहता अरे वाह आपके बच्चा इतना होशियार है, पर घर जान मतलब यूं खुदरे घरे जान दूजे बच्चा यूं कहता, तो मतलब वो एक फीलिंग आती थी, ठीक है ना। और देखो जो बचपन बीता है उसकी बात बता रहा हूँ, कई लोगों के साथ में हुआ होगा। तो पूरा नाम अपन पढ़ते हैं एम के गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे, रामदेव ही गांधी जी के 4 पुत्र है, ऐसे ट्रिक पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। और 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा गया है, और गांधी जी की मानस पुत्री सत्यभामा बुंदी को कहा गया है। ये सब होगी गांधी से संबंधित तो बहुत तथ्य है। और दूसरा गांधी, ब्लैक गांधी वगैरह खूब है, ठीक है, लेकिन उस सबको अपन यहाँ पे नहीं लेंगे। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी की मतलब सामान्य परिचय है। अब पढ़ाई कहाँ से की वगैरह वो नहीं बताऊंगा, बैरिस्टर वगैरह, क्योंकि फिर बैरिस्टर बताएंगे फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पहला जो केस लड़ने यहाँ पे भारत में केस नहीं मिला था, तो पहला केस अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का लड़ने गए थे अफ्रीका, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। गांधी जी की प्रमुख उपाधियां, ठीक है, मोस्ट देखो, बापू उपाधि दी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, महात्मा दी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता दी सुभाष चंद्र बोस ने। और ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें साथियों याद रखना होना, तो एक तरीका बताता हूं मैं, और मुझे भी ऐसे याद उसी समय से ऐसे याद थी, बाज, ठीक है, बाज, मरा और रासू, ये 3 शब्द याद रखना, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है बाज, मरा, रासू, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इन्हीं में होगा कि बापू किसने कहा, महात्मा किसने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा, ये, ठीक है। तो बाज याद रखोगे तो बा और ज यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। म रा याद रख लेना या म र कर देना, ठीक है। तो महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने, और फिर यहाँ रासू यानी कि राष्ट्रपिता कहा है सु यानी सुभाष चंद्र बोस ने। और इस तरीके से बाज, मरा, रासू यूं याद कर लो ना, मतलब थाने भूलने, मतलब वो बीमारी मिट जाएगी और ये कंफ्यूजन नहीं होगा इसके अंदर। नहीं तो याद तो आपको हो जाएगी, ये भी है ना, 2 बार पढ़ोगे याद भी हो जाएगी। लेकिन जब अपने मतलब कंडीशन खराब कब होती है, जब 4 ऑप्शन अपने सामने होते हैं और परीक्षा का प्रेशर होता है, परीक्षा कक्ष का जो एग्जाम हॉल होता है उसका जो प्रेशर होता है ना अपने ऊपर, तब वहां पे फिर याद होते हुए भी हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं, हालांकि ये आपकी चॉइस है कि आपको ट्रिक से याद करना है या सीधा याद हो जाता है तो सीधा। उद्देश्य मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि याद होना है मुख्य, और अंतिम लक्ष्य तो ये है कि सिलेक्शन लेना है, ठीक है, कैसे भी लो। अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर, देखो चर्चिल ने भी कहा है, मोरेंस या मोर्केंस भी लिखा मिलता है कई जगह, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे ये दोनों क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि ऑथेंटिक पुस्तकों की बात करूं, ठीक है। ऑथेंटिक में अब आप स्कूल में चलती वो मान लो, या किसी बहुत प्रतिष्ठित राइटर की मान लो, या सभी, तो काफी सारे इस पे मतलब यूं समझो कि बहुत समय, जब से मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी उस समय से और आज दिन तक भी मुझे कई जगह ये मिलेगा, नेट पे भी सर्च करोगे ना,
कई जगह मिलेगा अर्धनंगा फकीर चर्चिल ने कहा, कई जगह मिलेगा अर्धनंगा फकीर मोरकेंस ने या मोरेंस ने कहा, कई जगह मिलेगा देशद्रोही फकीर चर्चिल ने कहा, कई जगह मिलेगा ये। यहां तक कि ऑथेंटिक किताबों के अंदर भी किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये चलता है। तो मैंने तो इस पे बहुत समय गवाया है। यदि आपको बिल्कुल एकदम परफेक्शन याद हो, क्योंकि मैं तो देखो ना तो चर्चिल से मिला, न मोरेंस से मिला और न गांधी जी से मिला, तो तीनों में से कोई एक से मिला होता तो मैं हाथों हाथ कंफर्म कर लेता कि भाई आपको कहा किसने है, लेकिन अपनी मुलाकात हुई नहीं, तो इसलिए फिर किताबों में लिखे हुए को मानते हैं, तो उसमें भी दो बातें मिलती है। तो ये इतिहासकारों में तो मतभेद हमेशा चला है, और इतिहासकारों में मतभेद चलने के कारण आयोग भी कंफ्यूज रहता है, बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, और मेरे जैसे टीचर भी कंफ्यूज रहते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है, ठीक है ना। चलिए, केसर ने हिंद की उपाधि दी साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में मदद की थी अंग्रेजों को, यहां से भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी इनको कहा कि सैनिकों को भर्ती कराए, तो इसलिए अंग्रेजों द्वारा इनको कहा गया केसर हिंद। जादूगर की उपाधि दी शेख मुजीबुर रहमान ने, ठीक है। तो खासी की उपाधियां थान में याद करा दी है कि ए है, ठीक है। गांधी जी की आत्मकथा ये बहुत पूछी जाती है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है, गुजराती भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था इनके पीए थे महादेव देसाई, उन्होंने, ठीक है ना। 1919 में लंदन से अफ्रीका, ध्यान देना इन शब्दों पे, लंदन से अफ्रीका जाते समय, कई जनों को यह ध्यान रहता है कि भारत आते समय, नहीं, लंदन से अफ्रीका जाते समय ये हिंद स्वराज जो है जहाज में लिखी गई इनकी पुस्तक थी, और ये भी पूछी जाती है। सन याद रखना और आपके हिंद स्वराज नाम याद रखना। नटाल कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने 1894 के अंदर अफ्रीका में प्रिटोरिया से ट्रांसवाल जा रहे थे, प्रथम श्रेणी का फर्स्ट एसी को टिकट हो, ठीक है, प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी रंग भेद नीति के कारण धक्के मारकर नीचे उतार दिया। गांधी जी को बहुत ठेस पहुंची है। गांधी जी के, अरे बेटा मेरे पास टिकट है, प्रथम श्रेणी का टिकट है, पैसे देकर खरीदा है, ठीक है ना, ब्लैक में नहीं लिया, तो भी इनको नीचे उतार दिया गया। और उसके बाद में इनको इतनी मतलब बहुत आहत हुए, तो फिर इन्होंने वहां पे सत्याग्रह वगैरह ये आंदोलन किए सारे, फिर बाद में नटाल कांग्रेस की स्थापना की और वहां पे रंगभेद नीति का विरोध इन्होंने किया था अफ्रीका में, ठीक है। फिर भारत में आते हैं, 1915 में भारत आ गए। ऐसे नहीं है कि 1915 में लास्ट 1915 ही आए, बीच में आते जाते रहे थे, ठीक है ना, लेकिन स्थायी रूप से 1915 में भारत आ गए। तो भारत आके फिर भारत के अंदर सबसे पहला जो था चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह साथियों बिहार का था, जो वहां के जो किसान थे उन्हें जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। अब देखो नील कहां कहां की फेमस रही है, नील एक तो रही है सरखेज गुजरात की फेमस, एक बयाना में नील की खेती होती है, आपने पढ़ा होगा तो, और एक ये चंपारण। तो यहाँ पे क्या कि जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नील की खेती से खेत खराब हो जाते थे, मतलब बंजर हो जाते, बाद में उनको किसानों को कोई उसमें मुआवजा नहीं और कोई फायदा नहीं, ठीक। तो इसका विरोध होना बिल्कुल वाजिब था। और एक 3 कटिया प्रणाली बहुत बेकार थी, जो किसानों को मतलब बिल्कुल ही तोड़ के रख देती थी। तो इनके विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो यहाँ पे फिर गांधी जी को रामचंद्र शुक्ल ने आग्रह करके और गांधी जी को मिलाया और गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह किया, ठीक है। खेड़ा आंदोलन 1918, खेड़ा गुजरात के अंदर है। यहाँ पे भी क्या है कि जबरन लगान वसूला जाता था किसानों से, तो लगान न देने हेतु तो यहाँ पे भी आंदोलन किया। इंदुलाल याग्निक वगैरह इनके समर्थन में यहाँ पे रहे थे। अहमदाबाद मिल मालिक, अहमदाबाद मिल मालिक और मजदूर आंदोलन था। यहाँ पे क्या उस समय प्लेग की बीमारी फैली थी, तो बहुत कुछ नुकसान हुआ था। प्लेग एक महामारी, मतलब कोरोना से भी खतरनाक महामारी थी। तो प्लेग की बीमारी फैल जाने से मतलब मजदूरों को बहुत नुकसान हुआ। मजदूरों ने वहां पे क्या इन्होंने मांग की थी कि हमें प्लेग बोनस दिया जाता था इनको, तो प्लेग बोनस बढ़ाया जाए। तो मिल मालिकों ने कहा कि 20% आपको प्लेग बोनस दिया जाएगा। गांधी जी कहे नहीं 20% क्या दो, 20 नहीं 35% देना पड़ेगा। फिर जो है उठा पटक करके हड़ताल वगैरह कर करा के और बाद में 35% की मंजूरी हुई। अनुसुईया बहन ने यहाँ पे इनका बहुत सहयोग किया, जो मिल मालिक की बहनी थी, ठीक है। चलिए इन शॉर्ट देखो मैं आपको पूरी स्टोरी घुमाते हुए ले जा रहा हूं। हालांकि सारे तथ्य इसमें नहीं है, लेकिन काफी सारे हैं। ये भी देखें, आधा गिलास भरा है लेकिन आधा खाली है, ठीक है। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट गठित किया गया, जिसके अंदर प्रावधान था कि किसी को भी पकड़ के जेल में डालो, न तो उसका कोई वकील होगा, न उसकी कोई दलील होगी, न उसकी कोई अपील होगी, यानी कोई सुनवाई नहीं। तो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून कहा गया, जिसे भारतीय जनता ने काला कानून कहा, रोलेट एक्ट को,
ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके विरोध में साथियों 30 मार्च को हड़ताल करने के निश्चित हुआ कि रोलट एक्ट के विरोध में हड़ताल की जाए 30 मार्च को, लेकिन तिथि को बदल के कर दिया बाद में 6 अप्रैल। याद रखना, पहले निर्धारित तिथि 30 मार्च थी, बाद में बदल के कर दिया है 6 अप्रैल। और यहाँ पे भी क्या हुआ कि गांधी जी और डॉक्टर सत्यपाल जो इनके मतलब नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर दिया। गांधी जी को यहाँ पे गिरफ्तार कर दिया था आपके पलवल स्टेशन से, और इनको भी गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। अब देखो आगे क्या होता है, पूरी आपके पिक्चर में सामने चला रहा हूं राष्ट्रीय आंदोलन की। इनको गिरफ्तार करने से, क्योंकि ये जनता के बहुत बड़े नेता थे, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने से साथियों फिर वहां पे क्या हुआ कि इनको छुड़ाने के लिए शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। कहां, अब अपन पढ़ रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। शांतिपूर्ण सभा चल रही थी 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग क्या था, एक खेत था सामान्य तौर पे, जिसके अंदर एक कुआं था, एक पेड़ था, चारों तरफ 4 दीवारें थी, एक सकड़ा रास्ता था अंदर जाने के लिए। तो मेन तो दिक्कत वहीं हुई, दिक्कत वहां ये हुई कि सकड़ा रास्ता था ना, बाद में जब गोलीबारी हुई तो वहीं पे जीप लगा दी उनकी और पूरे सैनिक वगैरह वहीं। तो जो बाहर निकलने का रास्ता था वहीं से भयंकर गोलीबारी, 1600 राउंड गोलियां चली थी उस समय, 10 मिनट तक की गोलीबारी, 1000 से ऊपर लोग मारे गए। हालांकि सरकारी कमेटी ने उस समय सिर्फ 379 की पुष्टि की थी, लेकिन 1000 से ऊपर मारे गए थे। भयंकर बहुत विभत्स कांड हुआ था ये। तो ये साथियों इनके विरुद्ध जो है शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, 6 वक्ता बोल चुके थे पहले, और उसमें लाला हंसराज बोल रहे थे इस तरीके से। जनरल डायर जो था, अब ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों के कि जनरल डायर नहीं, गुरुजी के जनरल ओ डायर हो के जनरल डायर हो। अरे जनरल डायर जो सैनिक कमांड देने वाला था ना, सैनिक कमांडर, वो जनरल डायर था। और ओ डायर ने मतलब आदेश निकाले थे वहां पे उस समय, ठीक है ना। ये नाम समान होने से बहुत कंफ्यूजन रहता है ये कि ओ डायर और डायर इतना ही तो अंतर है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो जनरल डायर द्वारा गोलीबारी करवाई गई वहां पे। सरकारी रिपोर्ट, यानी सरकारी रिपोर्ट कौन सी थी पता है? सरकारी रिपोर्ट यानी इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी, वो थी हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी जो कहती है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में जो मरने वालों की संख्या थी वो 1000 से अधिक थी, ठीक है। तो हंटर कमेटी इसके लिए गठित की गई थी। तो हंटर कमेटी के विरुद्ध में भारतीयों द्वारा भी एक कमेटी गठित की गई थी, जो थी तहकीकात कमेटी, कि भारत के द्वारा भी तो अपने यहाँ से भी एक जांच आयोग बनाया जाए, तहकीकात कमेटी गठित की थी। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट पे बाद में जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया, लेकिन ये बर्खास्त की सिर्फ दिखावे की थी। जनरल डायर को बर्खास्त तो कर दिया कि ये इसने गलत किया है और बर्खास्त, लेकिन देखो वहां पे क्या है, इनकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थी उसने इसकी प्रशंसा की और ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत का शेर कहा और सम्मानित और किया, स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और 2600 पाउंड धनराशि इनाम में दी। तो ये कैसी, मतलब ये कैसा न्याय है? एक तरफ आप बर्खास्त कर रहे हो और एक तरफ मतलब सम्मानित कर रहे हो, यानी कि ये तो दिखती बात है कि बिल्कुल एक मतलब वो जो अब जब न्याय जो क्या कहें, अगर मतलब न्याय करने वाला भी अंग्रेज और जिसके लिए न्याय करना है वो भी अंग्रेज, तो दिखती बात है कि वो उसका समर्थन करने वाला है। फिर देखो इन सब घटनाओं के बाद में एक बीच में खिलाफत आंदोलन और होता है, टर्की के खलीफा को वहां टर्की का विभाजन हुआ, तो भारतीयों की वहां पे बहुत श्रद्धा थी, भारतीय मुसलमान जो थे, तो उनके विभाजन, अंग्रेजों ने टर्की का विभाजन करवाया, तो वहां पे मुसलमान जो भारतीय मुसलमान थे वो भी इनके खिलाफ हो गए, ठीक है। फिर देखो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की जो साथियों है, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ और नागपुर अधिवेशन के अंदर इसकी पुष्टि हो गई। दोनों ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। प्रस्ताव पारित हुआ कलकत्ता अधिवेशन में और नागपुर अधिवेशन में पुष्टि हुई है। 1 अगस्त 1920 से ये शुरू माना जाता है। असहयोग यानी कि सहयोग नहीं करना है, जो चीजें अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही है उसमें सहयोग नहीं करना है, जिसमें स्पेशल ट्रिपल सी का बहिष्कार, सी यानी कोर्ट, काउंसिल और कॉलेज, इन सब का बहिष्कार किया जाए। तो काफी सारे भारतीय कॉलेज खुले थे उस समय। उपाधियों का त्याग किया जाए, गांधी जी ने भी जुलू पदक, बोरो पदक, केसर हिंद वगैरह उपाधियां त्यागी थी। तो बहुत सारी ये सारी चीजें वहां घटनाक्रम चला है, जिन जिनको उपाधियां प्राप्ति उन्होंने त्यागी, इन सब का बहिष्कार किया। ये असहयोग आंदोलन है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, खादी पहनो वगैरह, ये सारी चीजें इस समय चली थी, ठीक है ना। तो विजयवाड़ा आंदोलन जो 1921 में हुआ था, उस समय गांधी जी ने कहा भी था भारतीय जनता से
कि आप लोगों को खादी पहननी चाहिए, लेकिन खादी बहुत महंगी पड़ती थी उस समय। तो एक बीरो कोई सभा खड़ो उन कह दियो कि गांधी जी आप तो कह रहे हो खादी पहनो, लेकिन खादी पहने कैसे, ये बताओ। विदेशी कपड़ा तो सस्ता पड़ता है, लेकिन खादी कितनी महंगी है। तो गांधी जी ने कहा कम पहनो भले ही, लेकिन स्वदेशी पहनो, भले ही कम पहनो। और उसी समय से गांधी जी ने ये शपथ ली कि मैं सिर्फ शरीर पे लंगोटी धारण करूंगा, यानी कि सिर्फ धोती पहनूंगा, और ऊपर कोई कपड़ा वो नहीं पहनते थे, कि कम पहनो भले लेकिन खादी पहनो। ये उसी समय से तो ये है। फिर देखो असहयोग आंदोलन जो है साथियों, वो ये सारी जो है एक अहिंसात्मक आंदोलन थे सारे, जिसमें अहिंसा है, हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन चोरी चोरा घटनाकांड जो गोरखपुर यूपी का एक स्थान है, वहां पे 4 फरवरी 1922। अब 4 फरवरी ऐसा है कि आज दिन तक अपन गुरु, आप कहोगे कि गुरु जी आज दिन तक तो अपन 5 फरवरी पढ़ते आए, आप 4 फरवरी बता रहे हो। देखो नवीनतम ऐसा है कि शोध चलती रहती है सारी चीजों में, इतिहास की जो चीजें उन पे भी शोध चलती रहती है, और एकदम प्रमाणिक तथ्य जब सामने आते हैं तो जो गोरखपुर यूपी, वहां पे सरकार उनके द्वारा ये वहां पे दिवस भी इस समय मनाया जाता है। काफी सारे अभिलेखीय साक्ष्य वगैरह सब जब ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आते हैं, तो वर्तमान में इसकी जो तिथि मानी जाती है ज्यादा मान्य, वो 4 फरवरी 1922 है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ऑप्शन किस तरीके से आ रहा है वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा, ठीक है। दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा मान्य 4 फरवरी। और कई लोगों के दिमाग में होता है कि 4 फरवरी और 5 फरवरी दोनों आ गया, तो दोनों आया तो प्रश्न डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि 4 फरवरी के भी प्रमाण है और 5 फरवरी के भी मिल जाते हैं। तो जिसने जिसमें से पढ़ा है वो उसमें से रीट लगाएगा, दिखती बात यही है। 22 पुलिस कर्मियों को क्या किया उन्होंने, घेर कर पुलिस चौकी पूरी जला दी, जिंदा जला दिया। तो यहां से क्या हुआ, आंदोलन क्या हो गया, हिंसात्मक। हिंसात्मक होने से फिर आंदोलन को रद्द करना पड़ा था, ठीक है। ये है साथियों आपके असहयोग आंदोलन। इन शॉर्ट सारी चीजें करवाइए। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो है 1919 के अधिनियम की जांच के लिए आया था, लेकिन इसमें समस्या ये थी, 1927 में इसका गठन किया गया। समस्या ये थी कि इसके अंदर 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, ठीक है ना। अब अंग्रेज सदस्य ही थे तो वो वही बात है कि पक्षपात वाली रिपोर्ट देंगे, तो यहाँ पे इनका विरोध किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे जॉन साइमन थे। फरवरी 1928 को बंबई के रेलवे स्टेशन वहां पे ये पहुंचे, तो उनका जमकर विरोध हुआ। साइमन कमीशन, गो बैक वगैरह नारे लगाए गए। तो लाला लाजपत राय और बहुत सारे उग्रवादी दल के नेता जो है नारेबाजी कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पर लाठी चार्ज किया गया, लाठियां बरसाई गई। उसी समय उनके लाठियों के प्रहार से लाला जी जो है बहुत बुरी तरह घायल हो गए और 1 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय द्वारा यह कहा गया था कि मेरे ऊपर पड़ी गई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की एक एक कील साबित होगी। ये कोटेशन पूछा जाता है कई बार। तो ये कोटेशन किसका था, लाल जी का, ठीक है ना, लाला लाजपत राय का था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर देखो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जैसा नाम है सविनय। सविनय कैसे, अपन एप्लीकेशन लिखते हैं ना तो नम्र निवेदन है ये लिखते हैं अपन, ठीक है ना, सविनय निवेदन है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है कि सविनय अवज्ञा करेंगे। 1930 के नागपुर अधिवेशन में साथियों इसकी पुष्टि कर दी गई और उसी का हिस्सा है दांडी मार्च। दांडी मार्च निकाला गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक बनाने का कानून सिर्फ अंग्रेजों के पास में अधिकार था, तो नमक उठाकर ये कानून, नमक बनाकर ये कानून तोड़ने के लिए। तो दांडी मार्च जो है साथियों आपके 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की, समुद्र किनारे दांडी तक की पैदल मार्च था। इसमें 78 साथियों ने 200 मील की दूरी तय की थी, जो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को नमक उठाकर नमक कानून तोड़ दिया था। तो ये था दांडी मार्च, ठीक है। फिर साथियों अगले स्टेप में आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है, कई लोगों को पता नहीं होता। मेज यानी तो टेबल है, गोल यानी कि चारों तरफ बैठ के एक मतलब विचार विमर्श करना है, तो गोल मेज होनी चाहिए। तो वही गोलमेज सम्मेलन था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें से पहला है आपके 1930-31। 30-31 इसलिए कि दिसंबर जनवरी तक का समय था, ठीक है ना। तो 30-31 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गांधी जी और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था, ठीक है। तो गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो है दूसरा, ठीक है, गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन समझौता जो है साथियों 5 मार्च 1931, याद रखना डेट, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1931 और गांधी जी ने भाग लिया। इसके अंदर यही गांधी इरविन समझौता था। इसके अंदर यूं मतलब जिन क्रांतिकारियों के कोई हैवी केस नहीं है उनको रिहा कर दो वगैरह, ये सब था। लेकिन आपको पता हो तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी बात
मतलब एक क्यों, मतलब गांधी जी उस समय सर्वे सर्वा थे। यदि गांधी जी बिल्कुल अड़ जाते ना कि यहाँ पे इनको रिहा करो पहले, तभी मैं इन पे गांधी इरविन जो समझौता था इस पे हस्ताक्षर करूंगा, तो अंग्रेजों को उन्हें रिहा करना पड़ता। लेकिन पुरजोर से ये मांग नहीं उठाई गई, इसके कारण गांधी जी को काफी सारे विरोध और इनका सामना करना पड़ा। जब कराची अधिवेशन में जा रहे थे, काले झंडे वगैरह दिखाए गए थे, और जब इन्होंने मांग नहीं उठाई तो 23 मार्च 1931 को तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जो उस समय स्टार थे, मतलब क्रांतिकारी युवाओं के, मतलब वो कहे ना युवाओं का जोश थे वे, तो उनको फांसी की सजा दी गई। बहुत ही दुखद घटना थी ये। और फिर जो देखो, फिर इसमें ये भी था प्रावधान कि आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा लेगी और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, फ्लो में हो सकता है कुछ बोलते समय कुछ तिथि विधि इधर उधर हो तो चेक कर लेना आप। ठीक है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब यहां से फिर हिस्सा लेकर गांधी जी आए और फिर बाद में कि मैंने आपके भेजे हुए ध्वज के साथ कोई समझौता नहीं किया वगैरह वगैरह करके आगे, और उसके बाद में फिर आए तो यहाँ पे देखा कि सारी सड़कें सूनी पड़ी है और सब ठंडा पड़ गया है माहौल सारा का सारा। तो फिर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जो 1932 से 1934 तक माना जाता है। सांप्रदायिक पंचायत यानी मैकडोनल्ड घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को, तो ये घोषणा ये थी कि हरिजनों को अलग से, मतलब निर्वाचन क्षेत्र जो थे उसमें हरिजनों को अलग से 71 सीटें देने का प्रावधान किया गया। और गांधी जी को ये लगा कि भाई साहब अब ये जो है हिंदू मुस्लिम के ऊपर तो थे ही थे, लेकिन अब ये हिंदुओं को भी बांटना चाहते हैं। तो गांधी जी ने जेल में ही हड़ताल शुरू कर दी। और उसके बाद में इनके और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 25 सितंबर 1932 को हुआ, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि हरिजनों को 71 की बजाय 148 स्थान दिए गए। ठीक है, दिए जाएंगे, ये निर्धारित हुआ, जो पूना पैक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये भी पूछा जाता है। 1940 है, पहले याद रखना विनोबा भावे बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे नेहरू जी और तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, अधिकांश चांस रहते हैं बनने के विनोबा भावे से। फिर इसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन 1942। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और नेहरू जी ने इसी लाइन के अंदर दिवालिया बैंक के नाम जोड़ दिया। ठीक है, कि दिवालिया बैंक के नाम पोस्ट डेटेड चेक, ये कोटेशन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, मेंशन किया स्पेशल। फिर बात करते हैं साथियों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो कौन? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन सन याद रख लेना यदि डेट याद नहीं भी रहे, 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है? बंबई, उस समय बंबई कहलाता था। ग्वालियर टैंक मैदान बंबई के अंदर ये आंदोलन हुआ। और गांधी जी ने यहाँ पे जो है, गांधी जी थोड़े से हिंसक हो गए। हिंसक कैसे? करो या मरो, अरे या तो करो या मरो, यानी कुछ तो करो। तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि सीधा सीधा हिंसा, अप्रत्यक्ष रूप से हिंसात्मक हो गए थे। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये पूरी तरीके से नेतृत्वहीन था, क्योंकि काफी सारे जो दिग्गज नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया था। तो कुछ ने अपने भूमिगत रहकर, अरुण आसफ अली और इन्होंने सबने भूमिगत रहकर भी काफी सारा नेतृत्व का प्रयास किया कि रेडियो के माध्यम से या किसी माध्यम से, लेकिन एक तरीके से ये नेतृत्वहीन आंदोलन था भारत का। ठीक है, अब देखो आगे आ गए हैं अपन अगली स्लाइड पे। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की जो आपको वैसे व्यवस्थित रूप से सन सबके याद रखने हैं। 24 मार्च 1946 को भारत आया, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये आया था किस लिए? इसने एक बात रखी कि अंतरिम सरकार के गठन की बात रखी, कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाए कि भारतीय कैसे शासन कर सकते हैं वगैरह, ये सब इस तरीके से। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के पृथक देश बनाने से संबंधित कोई भी बात इसमें नहीं थी। फिर एक डेट आपको याद रखनी है, सीधी कार्रवाई दिवस, जो 16 अगस्त 1946 को है। जो चुनाव हुए उन चुनाव के अंदर मुस्लिम लीग को स्थान बहुत कम मिले, और मुस्लिम लीग को कम स्थान मिलने के कारण इन्होंने पूरे भारत के अंदर लगभग सुनियोजित दंगे करवाए, जिसे सीधी कार्रवाई दिवस का नाम दिया गया। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपोर्टेंट का साइन लगा देना आपके। एक नौसेना विद्रोह हुआ है 1946 में, तलवार नामक जहाज पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जो नौसेना विद्रोह के नाम से जाना गया। एटली घोषणा फरवरी 1947, और इन्होंने कहा कि एटली घोषणा में यही था कि हम जो है अगस्त तक जो इनको भारतीयों को भारत की सत्ता सौंप देंगे। ठीक है, फिर साथियों आती है माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947
3 जून 1947 भारतीयों को सत्ता सौंपने का निश्चय किया गया कि 15 अगस्त को इनको सत्ता सौंप दी जाएगी और इसी को 3 जून घोषणा भी कहा जाता है, माउंटबेटन घोषणा को। फिर है साथियों अंतिम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में रखा गया, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रखा गया, 18 जुलाई 1947 को प्रस्ताव पारित हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद और 15 अगस्त को भारत आजाद। और इसी के साथ में भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को मुबारक हो आप सभी को, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी नाथूराम गोडसे और उनका सहयोग किया नारायण आप्टे ने। और इसी के साथ में अपना रैपिड रिवीजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अपने 1885 से शुरू करते हुए और 1947 तक, देखो जितना मतलब कम समय ले सकता था उतना कम समय लेने की कोशिश किया। इस क्लास में कहीं भी बीच में कहीं भी कोई भी बात करने की कोशिश नहीं की है, और ताकि आपके वो एक लयबद्ध तरीके से आपके मतलब क्रम बना रहे और आपको पढ़ने का आनंद आ जाए। अब जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पहले पढ़ रखा है ना, उसके लिए ये क्लास अमृत के समान है, क्योंकि उसे पूरा ही रिवाइज हो गया है। और कुछ तथ्य जो देखो, ऐसे तो यदि पढ़ा जाए ना 7 दिन भी क्लास लगाऊं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन एक तरीके रैपिड रिवीजन के तौर पर यह क्लास आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगी। तो साथियों अपने तो ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। और आप लोग भी बराबर मेहनत करते रहना, जितना समय मतलब व्यर्थ जितना भी कम करोगे उतना फायदा है आपका। अब तो बस भोग देने का समय है, ठीक है ना। तो भोग दो, जितने आपको घंटे देख के नहीं पढ़ना है कि भाई 8 घंटे पढ़ लिए बस हो गए। अरे घंटे देख के कोई पढ़ाई होती है क्या? जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो भाई। समय 6 घंटे सोने के हैं और 2-4 घंटे इधर उधर, कहीं 2 घंटे मान लो 2-3 घंटे टाइम पास कर लोगे इधर उधर सारे, तो भी जितना समय बच रहा है उतना पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा है, ठीक है ना। हल्के में नहीं लेना किसी भी चीज को। तो बढ़िया है, मेरी शुभकामनाएं और मेरा साथ हमेशा बना रहेगा। आप लोग भी सहयोग बना के रखें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।